एपिसोड 491 टू 500। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसकी छाती में नाराजगी बर्फ की तरह जम रही थी। उसके सामने 30 से 40 आदमी थे और उनके साथ 10 से ज्यादा बहुउद्देशीय वाहन होटल के प्रवेश द्वार के सामने रुके हुए थे। साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के एंडरसन बहुत आगे निकल गए थे। अर्जुन क्रोधित हो गया। एक बीकन फार्मास्यूटिकल और 1 अरब का निवेश, और अब उसे इस असहनीय परिणाम से निपटना था। अर्जुन को पता था कि पर्दे के पीछे किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की मदद के बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। 30 से 40 आदमी, हर एक गुंडा जिसकी आंखों में खून का प्यासा भाव था। वे या तो टॉपलेस थे ताकि उनके टैटू दिख सकें, या फिर उनके हाथों में धातु की छड़ें थीं। मुंबई में स्थानीय गिरोहों के बीच आखिरी लड़ाई को कई वर्ष बीत चुके थे। अंतर शहरी लड़ाई की तो बात ही छोड़िए। विशेषकर ऐसे झगड़े जिनमें एक पक्ष ने अपनी पीठ पर लाल रंग से भाईचारा शब्द का टैटू गुदवाया हो। हे भगवान, ये साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट की बिरादरी है। वे मुंबई में क्यों हैं? हे भगवान, यह क्या हो रहा है? बिरादरी, वह बिरादरी जो हमारे स्थानीय कबीर रनावत से भी ज्यादा मजबूत है। कई राहगीर इन लोगों को पहचान कर भाग गए और छिप गए। उन्हें डर था कि उन्हें बेवजह फंसाया जाएगा और उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। क्या हो रहा है? पिछले वाले ने क्लॉस हैरिस के विनाश को चिन्हित किया, तो यहाँ बिरादरी किस लिए है? कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उनके सामने जो दृश्य था वह सचमुच बहुत ज्यादा था। ये सभी बिरादरी द्वारा पाले गए पैदल सैनिक थे। वे कट्टर अनुयायियों का एक समूह थे जिनके पास गंभीर चोट पहुंचाने के लिए हथियार थे। नूह की धमकी भरी मुस्कुराहट यद्यपि बनावटी थी, लेकिन जैसे जैसे वह मिच द्वारा अपने साथ लाए गए बड़े गिरोह को देखता गया, उसकी मुस्कान और भी मजबूत होती गई। कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उनके सामने जो दृश्य था वह सचमुच बहुत ज्यादा था। नूह की धमकी भरी मुस्कुराहट यद्यपि बनावटी थी, लेकिन जैसे जैसे वह मिच द्वारा अपने साथ लाए गए बड़े गिरोह को देखता गया, उसकी मुस्कान और भी मजबूत होती गई। मिच ने अपने पट्टी बंधे हाथ को कसकर मुट्ठी में बांध लिया। सामने खड़े अर्जुन को घूरते हुए उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाइयों, तुम्हें पता है क्या करना है? आज किसी ने बिरादरी को भड़काने की हिम्मत की। बिरादरी के नियमों के अनुसार उस आदमी को कुल्हाड़ी से काटकर मछलियों को खिला देना चाहिए। जहां तक लड़की की बात है, मैं उसे जिंदा और सुरक्षित पकड़ना चाहता हूं। अहंकार से भरे चेहरे पर मिच को जरा भी चिंता नहीं थी। यदि अर्जुन ने निजी कमरे में असाधारण निष्पादन दिखाया था तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जब उसके सामने 30-40 आदमी थे तो वह क्या कर सकता था? अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग उसे मछलियों को क्यों खिलाना चाहते थे, खासकर तब जब वे उस व्यक्ति को खिला रहे थे जो उसे बार बार उकसाता था और फिर ये दावा करता था कि यह सब उसकी गलती थी। मायूसी से अपना सिर हिलाते हुए उसने व्यान को खींचा, जो बहुत पहले ही बेहोश हो चुकी थी, और उसके सुगंधित कंधे को थपथपाया। उसने उसके गुलाबी गालों पर फुसफुसाते हुए कहा, अंदर सुरक्षित है प्रिय, तुम थोड़ी देर बाद बाहर आ सकती हो। चौंक कर अनिका ने अर्जुन की तरफ सिर हिलाया। उसने उसे पीछे खींच लिया और घबराहट में बीच में बोल पड़ी, तुम क्या कर रहे हो? वहां बहुत सारे लोग हैं। बाहर जाना खुद को मरवाने के बराबर है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हम साथ में अंदर छिप सकते हैं। अनिका बहुत डर गई थी। वह जहां खड़ी थी वहीं कांप रही थी। अर्जुन पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई थी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और अनिका को एक प्रेरक नजर से देखा। चिंता मत करो, वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। मेरा इंतजार करो, ठीक है? मैं अभी वापस आता हूं। अनिका की आंखों के कोने अचानक नम हो गए। उसे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस पल उसके सीने में अर्जुन पर अटूट विश्वास के अलावा कुछ नहीं था, जैसा उसने निजी कमरे में महसूस किया था। फिर भी वह अर्जुन के बारे में चिंतित थी। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा लोग थे। अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए वह बोलने से पहले झिझकी, कृपया सावधान रहें। अपने सामने का दृश्य देखकर नूह को अपने सीने में घृणा का उबाल महसूस हुआ। जिस महिला का वह पीछा कर रहा था, उसे किसी दूसरे आदमी के साथ प्यार करते हुए देखकर उसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठी। बेवकूफ कुतिया, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं आज रात अपने बिस्तर पर तुम्हें दबाना सुनिश्चित करूंगा, अनिका शर्मा। तुम घुटनों के बल बैठकर मेरी दया की भीख मांगोगी। नूह के दिल में नफरत बढ़ती ही जा रही थी। मिच ने दहाड़ते हुए हाथ हिलाकर आदेश दिया, पकड़ो उसे। आज रात बिरादरी के बीच जो भी आए उसे पीटना। उन्हें तब तक पीटना जब तक वे बेबस न हो जाएं। उसके आदेश पर उसके पीछे खड़े बिरादरी के सदस्य दौड़े और शिकार को देखते ही भूखे भेड़ियों की तरह अर्जुन की ओर झपटे। मिच को हंगामा करने में कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि कोई न कोई तो अधिकारियों से पहले ही निपट चुका होता।
जब तक हंगामा नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाता, तब तक यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना पैसे से नहीं किया जा सकता था। अगर एक या दो लोग मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, उसे बस इतना कहना था कि लोगों के बीच झगड़ा हुआ था और किसी को दोष लेने के लिए पैसे दो। मिच के लिए इस तरह की बातें कोई नई बात नहीं थी। मुंबई के कबीर रनावत के बारे में क्या? मानो मिच को इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। क्या ये कोई बड़ी बात थी अगर कबीर रनावत आ जाए? मानो इससे वह अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अर्जुन को मारने से रुक जाएगा। पट्टी बंधे मिच को देखते हुए नूह बोलने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वह अनजाने में कोई टिप्पणी कर रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई सर मिच को घायल करने की? अगर मैं होता, तो मैं उसे रोकने के लिए उसकी गर्दन तोड़ देता। दूसरी बात सुनकर मिच ने भौहें सिकुड़ी और भौहें टेढ़ी की। नूह की ओर मुड़ते हुए उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति थी। उसने पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? नोआ ने हंसते हुए कहा, सर मिच, अर्जुन कपूर ने आपको घायल करने की हिम्मत कैसे की? उसने किसी तरह की निडरता की गोली खा ली होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सर मिच को एक और अनुरोध के साथ परेशान कर सकता हूं। अगर यह ठीक है तो मैं खुद उस आदमी से निपटना चाहूंगा। मैं आपको 1 और मिलियन दूंगा। नूह को अर्जुन को किसी ऐसे व्यक्ति के पास वापस लाना पड़ा जो उससे मिलना चाहता था। 2 लाख। यह अच्छा व्यापार था। मिच एक व्यापारी था, हालांकि वह अंडरवर्ल्ड का एक सदस्य था। वह जानता था कि एक जीवन की कीमत कितनी होती है। मुस्कुराते हुए उसने नूह के कंधे पर थपथपाया। चूंकि तुमने पूछा है, भाई नूह, तो मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। बहुत अच्छा, फिर। प्रशंसा में झुकते हुए नोआ ने मिच के कान में फुसफुसाया, मैंने मदद के लिए किसी को भी बुलाया है, बस मामले में। मिच की अभिव्यक्ति तुरंत ही डूब गई। नूह की ओर एक भयावह दृष्टि भेजी गई, जबकि वह मुस्कुरा रहा था। ओह, क्या भाई नूह को मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है? मेरे साथ इतने सारे सदस्य हैं, मैं एक बेकार बदमाश को कैसे नहीं पकड़ सकता जो अपनी पत्नी पर निर्भर रहता है? नहीं नहीं, आपने मुझे गलत समझा है, सर मिच। मैं खुद इस आदमी को अर्जुन क्लार्क से निपटने के लिए लाया था। लेकिन अब जब मैंने देखा है कि सर मिच ने पहले ही कदम उठा लिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसे बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस आपको उससे मिलवाना चाहता हूं, सर मिच। शायद वह आपसे एक दो बातें सीख ले। नूह ने अपनी कार की यात्री सीट की ओर इशारा करते हुए समझाया। पीछे की सीट की खिड़कियां खुली तो बेसबॉल कैप पहने एक आदमी दिखाई दिया। उसके चेहरे के आधे हिस्से पर एक बड़ा घाव था, जिससे रात में उसके चेहरे पर बेचैनी सी छा जाती थी। उस व्यक्ति की बगल से देखने पर लोग दंग रह गए, जबकि उसकी नज़र होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े अर्जुन क्लार्क पर टिकी थी। शायद यह उन्हीं पंखों वाले किसी अन्य शक्तिशाली पक्षी का आकर्षण था। वह कौन है? वह तो आपसे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, भाई नूह। मिच ने मजाक उड़ाया। मन ही मन उसे गंवार कहते हुए नोआ ने मुस्कुराते हुए 4 शब्द कहे, मैं थाई चैंपियन थेप। मैं थाई चैंपियन थेप। अपना नाम सुनकर आश्चर्य में मिच का स्वर कुछ सब तक ऊपर उठ गया। ये जानते हुए कि वह इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, नोआ ने जल्दी से समझाना शुरू किया। वास्तव में, वह एक थाई मय थाई चैंपियन है और 3 देशों में वांछित भगोड़ा है। वह जीवित रहने के लिए मेरे पास शरण मांग रहा है। नूह ने आज रात सचमुच बहुत सारा पैसा खर्च किया था, वह भी अर्जुन को मारने और अनिका के बीकन फार्मास्यूटिकल को पकड़ने के लिए। बीकन फार्मास्यूटिकल पर अपना हाथ रखने का मतलब था कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप से 1 अरब युआन का निवेश प्राप्त करना। यह इसके लायक होगा। अर्जुन, वह निकम्मा, अपनी योजना के मास्टरमाइंड में केवल धूल का एक कण था। उसे बस कुचलना और नष्ट करना था। अपने व्यवसाय में मिच 4 शब्दों मुए थाई चैंपियन थे के पीछे के अर्थों से अच्छी तरह परिचित थे। वह एक बेहतरीन पेशेवर खिलाड़ी थे जो अपने निर्दयी हमलों के लिए जाने जाते थे। थाईलैंड में वे बहुत बदनाम थे। भूमिगत मुए थाई प्रतियोगिताओं में 100 मुकाबले जीतने की किंवदंती के पीछे वे ही थे। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बहुत से लोग पूजा करते थे। एक बार एक गिरोह के सरगना ने थेप के सिर पर 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का इनाम रखा था, लेकिन अंत में थेप ने उसे मार डाला। 32 पुरुषों और महिलाओं का एक पूरा परिवार रातों रात मर गया, यहां तक कि दाई भी अपवाद नहीं थी। भाई नूह, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आपके ऐसे संबंध होंगे। मिच की आंखों में इच्छा की चमक थी। वह इस मुए थाई चैंपियन को अपने अधीन करना चाहता था। शायद तब बिरादरी का अगला मुखिया उसकी मुट्ठी में होगा। अल्पविराम। सभी 30 से 40 लोग धातु की छड़ों और पियांडाओं के साथ अर्जुन और होटल के प्रवेश द्वार की ओर झपटे। उनकी आभा और ये तथ्य कि उनमें से प्रत्येक के पास अपना खुद का पियांडाव था, ऐसा लग रहा था कि अर्जुन जा रहा था मछली के टुकड़ों और अचार वाली सब्जियों का व्यंजन बनाएं।
यहाँ तक कि होटल के सुरक्षाकर्मी भी जो उन्हें रोकने के लिए दौड़े थे, वो मारे गए, अपने ही खून से लथपथ। किसी को भी नहीं पता कि वे मर चुके होंगे। बिरादरी के सदस्य खून को देखकर और अधिक उत्तेजित हो गए और चिल्लाते हुए पुनः अर्जुन पर झपटे। अर्जुन को 2 मिनट से पहले ही उनके पियांदाव द्वारा मरना निश्चित था। अनिका होटल में छिप गई और पुलिस को फोन करने लगी, मानो उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर थी। डर के मारे आंसू निकल आए। हालांकि अर्जुन ने पहले ही बाहर से प्रवेश द्वार को किसी चीज से अवरुद्ध कर दिया था। दरवाजे के बाहर अर्जुन ने अपना पहला कदम शांति से रखा। उसने जो आभा उत्सर्जित की, वह तुरंत कायरता और कमजोरी से तेज और सतर्क हो गई। उस क्षण से उसने उसे एक राक्षस की याद दिला दी जो नरक से रेंगकर बाहर आया था। धमाका। अर्जुन में खून की प्यास फूट पड़ी। उसकी आभा मोहक थी, लेकिन साथ ही इतनी भयावह भी कि 3 मीटर के दायरे में कोई भी उसके करीब एक कदम भी नहीं आ सकता था। उसके पास पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उस समय अर्जुन को रीड विलियम्स के साथ अपने नारकीय प्रशिक्षण से सीखी गई हर बात पर भरोसा करने की जरूरत थी। साथ ही वह कबीर के शीघ्र आगमन की आशा भी कर रहा था। कार में बैठे बैठे थेप तनाव में आ गया और उसने खुद से भारी उच्चारण और भयानक अंग्रेजी में कहा, प्रो। मुझे नहीं पता था कि मुंबई में ऐसे पेशेवर भी हैं। जहां तक थेप का सवाल है, अर्जुन कपूर निश्चित रूप से एक पेशेवर व्यक्ति थे, जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। खास तौर पर उसकी ठंडी निगाहें। यह ऐसी निगाह थी जिसने जीवन भर में बहुत खून खराबा देखा था। हालांकि जहां तक उसका सवाल है, वह इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह अपने आसपास के 30-40 आदमियों से मात्र अधिक शक्तिशाली था। मरना। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं और उसने शांतिपूर्वक एकमात्र शब्द बोला, जिससे उसके आसपास के लोग हिल गए। अगले ही पल वह गायब हो गया। होटल के प्रवेश द्वार के बाहर हो रही तेज गतिविधि के बावजूद वहां मौजूद सभी लोगों को स्पष्ट और तेज आवाज सुनाई दे रही थी। एक ठग ने नीचे देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा हाथ साफ साफ कट गया था। उसके कंधे से खून बह रहा था, मानो कोई फव्वारा हो। खून की बदबू। उनके चारों ओर का पूरा वातावरण खून की बदबू से भर गया था। एक और वार ने आगे चल रहे बदमाशों के 2 और कंधे काट डाले। कट साफ था और बिजली की तरह तेज था। अर्जुन ने उनसे छीना हुआ पियांडाव अपने हाथ में लिया और अपने विरोधियों के खून से सना हुआ शरीर लिए खड़ा था। उसकी आंखें असुर देवता की तरह लाल चमक रही थीं। होटल के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े होकर वह गुंडों के समूह के अवशेषों को ऐसे देख रहा था जैसे एक अकेला सैनिक पूरे दुश्मन बेड़े पर हमला कर रहा हो। उसकी गहरी आवाज ऐसी गूंजी मानो वह कोई श्राप बोल रहा हो। उसकी आवाज आसमान में गूंज रही थी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन की आवाज पूरी और गहरी थी, जो सुनामी और गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ उसकी जीभ से निकल रही थी। उसके शब्द होटल के प्रवेश द्वार के सामने खड़े लोगों के कानों में गूंज रहे थे। लगभग उसी क्षण जो गुंडे अर्जुन पर झपटने और उसे मारने वाले थे, वहीं पर जम गए। उनका प्रतिद्वंद भी बहुत तेज था। वह बहुत ताकतवर था। यह महज एक वार था, फिर भी इस साधारण वार से उनके 2 भाइयों की पूरी भुजाएं उनके आधार से कट गईं। पुरुष सभी रक्तपिपासु प्राणी थे, विशेष रूप से ताज़ा खून बहाने के अवसर पर। एक पल के लिए गुंडों में सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही उनकी चीखों ने इसे तोड़ दिया। वे डरने वाले कौन थे? खासकर जब वे 30 से 40 की संख्या में थे। निश्चित रूप से वे उसे मार पाएंगे, है ना? वे अर्जुन के कहे शब्दों की अनदेखी करते हुए आगे की ओर भागे। अर्जुन ने उपहास किया और नीचे की ओर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे सामने भाग रहे 2 बदमाशों को गहरा घाव लगा। अनिका घूमते हुए दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उस आदमी को देख रही थी, जिसके एक हाथ में पियांदाव था। उसकी हमेशा चमकीली आंखें धुंधली थीं और गुस्से से ढकी हुई थीं। अपने आप को शांत करने में असमर्थ, उसकी छाती एक अवर्णनीय भावना से भर गई। उसका पति इतना प्रभावशाली था। एक क्षण के लिए अनिका को एहसास हुआ कि अब वह अर्जुन कपूर को नहीं समझ सकती, जो एक अमीर आदमी था और लड़ाई में भी असाधारण था। वह इस दृश्य को जीवन भर नहीं भूल पाएगी। अर्जुन अपने हाथ में एक पियांडाव लेकर तेजी से बाहर निकला और अपने पीछे खून से सना हुआ, लेकिन साफ रास्ता छोड़ गया। रात में चीते की तरह आगे की ओर झुककर वह जहां भी जाता, चीखें और कटे हुए हाथ उसके पीछे पीछे आते। अर्जुन ने स्वयं को एक लक्ष्य बना लिया, एक ऐसा लक्ष्य जिसे गुंडों ने काट डाला। वह उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तथा युद्ध के मैदान को किसी बेहतर स्थान पर परिवर्तित कर रहा था। चतुर अनिक अर्जुन की योजना को कैसे नहीं देख पाया? अर्जुन आत्मघाती मिशन पर था। उसे बचाने के लिए एक आत्मघाती मिशन।
जैसे ही उसके गोमेद के गोले अर्जुन पर उतरे, जो सिर से पैर तक खून में भीगा हुआ था, उसका दिल दर्द से धड़क उठा। वह उसके बारे में चिंतित थी। वह उसके पति थे, अहाना के पिता। वापस आओ, अर्जुन वापस आओ। अनिका दरवाजे के सहारे झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह फर्श पर निढाल होकर बैठी थी। सर मिच ने पहले ही कह दिया है। उस आदमी को मार डालो और लड़की को ले आओ। कोई नहीं जानता था कि ये दहाड़ किसने लगाई थी, लेकिन शेष 20 से 30 आदमी उसी समय अर्जुन की ओर दौड़ते हुए प्रतीत हुए। वे जंगली टिड्डियों की तरह उस पर झपट पड़े। ये दृश्य कई फिल्मों में आम था। एक के खिलाफ 30 से 40 आदमी। जब तक कोई पुनर्तः पेशेवर न हो, बच निकलना कोई आसान काम नहीं था। अगर उनकी जगह कोई मुए थाई चैंपियन होता, तो शायद सब ठीक रहता। लेकिन हम अर्जुन कपूर की बात कर रहे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी बाहर निकल जाएगा। उस क्षण से अर्जुन मानो असुर बन गया था। चारों ओर से हमला करने वाले दर्जनों आदमियों से घिरे होने के बावजूद, वे अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वह बहुत तेज था। उसकी हरकतें सटीक थीं और कोई अनावश्यक हरकत नहीं थी। उसने इसे बहुत आसान बना दिया, बार बार अपने पियांदाओं को काटता रहा। यह एक अद्भुत दृश्य था। अर्जुन ने गुंडों के उस क्रूर गिरोह से कोई डर नहीं दिखाया। वास्तव में, वह उन जगहों पर भी घुस गया जहां वे सबसे अधिक संख्या में थे। हाथ में एक पियांदाओ लेकर, उसने चिकनी धाराओं में वार किया, जिससे खून बहने लगा और रात भर चीख पुकार गूंजती रही। उसने पलट कर देखा तो उसके चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। फिर से हवा में उछलते हुए, पियांदाओ ने उसे ऊपर उठाया और फिर एक ठग की हंसली में घुस गया। खून की धार फूट पड़ी और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर उतरने के बाद, अर्जुन ने दूसरे पैर को लात मारने के लिए एक पैर उठाया। उसने उस आदमी के हाथ से धातु की छड़ और पियांदाव छीन लिया। बार बार वही चालें दोहराने से अर्जुन ने अपने चारों ओर 2 मीटर के दायरे के लोगों को हटा दिया था। गहरे लाल रक्त में लथपथ वे लोग जमीन पर पड़े हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी आसानी से हार जाएंगे और घायल हो जाएंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को ये देखने से पहले ही अपने हाथ खो दिए। उन्हें बस चांदी की चमक दिखाई दी। जो लोग बचे थे वे अपने हाथों में पियांदाव और इसी तरह की अन्य चीजें लेकर प्रवेश द्वार के चारों ओर खड़े थे। वे अपने भाइयों के खून से सने हुए थे। वे एक और कदम उठाने से भी डर रहे थे। उनके सामने जो आदमी था वह बहुत भयानक था। वह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। यह आदमी नरक से आया हुआ राक्षस लग रहा था, या शायद खुद ही मौत का ग्रास। वह खून से लथपथ था और उसे रोकना नामुमकिन था। यह उनकी पहली बैठक मात्र थी और बिरादरी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अर्जुन कपूर ने उनका आत्मविश्वास नष्ट कर दिया था। अर्जुन की ओर देखने पर पता चला कि वह भी बिना किसी चोट के बच नहीं पाया था। उसके कंधों, जांघों और पीठ पर घाव थे। खून से लथपथ होने के बावजूद, उसने होटल में छिपी हुई अनिका की ओर आंख के कोने से देखा। उसने उसे एक चमकदार मुस्कान दी। वह बहुत लापरवाह था। शायद आज रात उसका अंत हो गया। हालांकि, अर्जुन कभी भी हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पीछे वह व्यक्ति था जिसकी रक्षा करने की उसने अपनी जान देकर प्रतिज्ञा की थी। जैसा कि मैंने कहा, यदि तुम एक कदम और आगे बढ़ोगे, तो मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। खून की बूंदें टपकाते हुए पियांडाओं को पकड़े हुए अर्जुन की आंखों में बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। जब वह एक के बाद एक कदम आगे बढ़ रहा था, अर्जुन के प्रभावशाली व्यवहार के कारण बिरादरी के सभी लोग धीरे धीरे पीछे हट गए। यद्यपि वे संख्या में अधिक थे, फिर भी अर्जुन के प्रभावशाली व्यवहार के सामने वे कुछ भी नहीं थे। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अर्जुन ने एक बार फिर दहाड़ लगाई। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही दबंग था। कुछ सेकंड के बाद किसी की भी वहां से जाने की हिम्मत नहीं हुई। चूंकि तुम में से कोई भी नहीं जा रहा है, इसलिए मैं स्वयं तुम सबको भेज दूंगा। अर्जुन के होठों के कोने ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। फिर, उसके हाथ में चाकू एक चमकदार लेजर में बदल गया। जैसे कि वह बाहर निकल रहा हो। यह एक मांसल आदमी के पेट में जा लगा। फिर, उसके शरीर से खून बहने लगा। पूरा चाकू आदमी के पेट के अंदर था, और चाकू की नोक से खून टपक रहा था जो आदमी के शरीर में घुस गया था। ये भयावह लग रहा था। उस आदमी को एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। जब वह हिचकिचा रहा था, तब तक अर्जुन ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने खून से लथपथ पेट को पकड़ लिया। उसके घाव से खून बह रहा था, और उसने खून जमा देने वाली एक गोली बाहर निकाली। वह चीखा, मैं मरने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद उसके मुंह में खून उबलने लगा और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जो कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा, उसका अंत उसके जैसा होगा।
अर्जुन ने बाकी लोगों को स्कैन किया। उसकी आंखें बहुत बर्फीली थीं। हालांकि उसे दर्द भी हो रहा था। उसकी पीठ पर वार किया गया था। वह चिंतित था। उसे उम्मीद थी कि थियो और उसके आदमी जल्द ही यहां आ जाएंगे। उन्होंने जो बैकअप की व्यवस्था की है वह भी जल्द ही यहां आ जाएगी। कुछ गुंडे उसकी निगाहों से चौंक गए। वे तो पागलों की तरह भागना चाहते थे। बाकी गुंडे एक दूसरे की ओर देखकर झिझक रहे थे कि भागें या नहीं। हालांकि इस समय मिच पॉटर दौड़कर आया। उसके हाथ में एक तेज चाकू था और वह अर्जुन पर चिल्लाया, भाड़ में जाओ। वह सिर्फ एक व्यक्ति है। तुम लोग किससे डरते हो? अगर तुम में से किसी ने भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिरादरी के नियमों के अनुसार सजा दूंगा। बिरादरी के नियम? जब सबने ये सुना तो वे दंग रह गए। बिरादरी के नियम उन्हें मार डालेंगे। उनके अंगों को तोड़ने की तुलना में उनका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। एक क्षण में शेष 20 से अधिक गुंडों ने अपनी तलवारें और स्टील के डंडे उठाकर अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने नाक भान सिकोड़ी और भीड़ में खड़े मिच को घूरने लगा। उसने एक बार फिर अपना चाकू फेंका। चाकू हवा में चमकती हुई रोशनी छोड़ता हुआ 3 मीटर आगे की ओर चला गया। एक धमाके के साथ वह मिच के बगल में खड़े बदमाश के सीने में जा लगा। उस आदमी ने अपनी दोनों भुजाओं पर 2 ड्रैगन का टैटू गुदवाया हुआ था। अर्जुन ने सोचा कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह बिरादरी में उच्च पद पर आसीन कोई व्यक्ति हो सकता है। हालांकि वह आदमी अपनी छाती में लगे खूनी चाकू को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। फिर उसके मुंह से ताजा खून बहने लगा। वह मृत है। वह आदमी मिच के सामने मर गया। उसे काट डालो। उसे टुकड़ों में काट डालो। मिच गुस्से से लाल हो गया। यह एक धमकी थी। वह बेशर्मी से उसे धमका रहा था। जैसे ही उसने ये कहा, कुछ बलवान आदमी अपनी चमकदार तलवारें लेकर उसके पास आए। अर्जुन बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने चाकू हाथ में उठाया। उसे नीचे घुमाने के बाद एक खूनी हाथ जोरदार आवाज के साथ कट गया। हाथ हवा में कई बार घूमा और जमीन पर गिर गया, जिसमें से खून बह रहा था। यह एक मरी हुई मछली की तरह लग रहा था। एक जोरदार चीख निकली। उस मजबूत कद के व्यक्ति ने देखा कि उसके कंधे से खून झरने की तरह बह रहा था। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और बेकाबू होकर ऐंठने लगा। जब बाकी ताकतवर लोगों ने ये खूनी दृश्य देखा तो वे चौंक गए। वे अपनी तलवारें थामे एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। भाड़ में जाओ। उसे पकड़ो। उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जो भी उसे मारेगा, मैं उसे 100,000 रुपये दूंगा। मिच क्रोधित हो गया। वह पहले कभी इतना क्रोधित और डरा हुआ नहीं था। वह क्रोधित था क्योंकि यह आदमी उन भाइयों को चोट पहुंचा रहा था और मार रहा था जो जीवन और मृत्यु में उसके साथ थे। वह डरा हुआ था क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत क्रूर था। साथ ही उसकी तीव्र और भेदी उसकी आंखें मिच को कांपने पर मजबूर कर रही थीं। वह इस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ सकता था। उसे मारना ही था। 500,000 रुपये। मिच चिल्लाया। हर कोई हमेशा यही कहता था कि हीरो वहीं दिखाई देंगे जहां बहुत बड़ा इनाम होगा। एक झटके में बचे हुए 20 से ज्यादा लोग अर्जुन की तरफ ऐसे दौड़े जैसे वे पागल हों। एक क्षण में ब्लेडों की खनकने की आवाज लगातार सुनाई देने लगी। अर्जुन निडर था। उसकी चाल बहुत शानदार थी। उसने अपने ऊपर हमला करने वाले 2 ताकतवर आदमियों की तलवारें पकड़ लीं। फिर उसने उन्हें धक्का दिया। इसके परिणामस्वरूप उन दोनों के पीछे खड़े बाकी लोग तुरंत गिर पड़े। उसी समय उसने छलांग लगाई और अपना पैर इधर उधर घुमाया। 2 आदमी उसकी लात खाकर पीछे की ओर उड़ गए और अब जमीन पर गिरकर घुरघुरा रहे थे। ये बहुत ही साधारण कदम थे, लेकिन वे बेहद चौंकाने वाले थे। अरे, वह इतना शक्तिशाली कैसे है? हर किसी के मन में यही सवाल था। उनके सामने वाला आदमी बहुत ताकतवर था। वे उनके विरोधी तो थे ही नहीं। अर्जुन ने कृपाण पकड़ ली और मुस्कुराया। अचानक वह घूमने वाले दरवाजे के पीछे खड़े अनिका की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने दरवाजे को रोकने वाली चीज को हटा दिया और मुस्कुराया। मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। दूर। अनिका का पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन जब उसने अर्जुन की शांत आंखें देखीं, तो उसका दिल धड़क उठा। उसने उसके हाथों को कस लिया। सबकी निगाहों के सामने वह धीरे धीरे होटल से बाहर चली गई। उस महिला को देखकर, जो ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी स्वर्ग से उतरी हो, बिरादरी के सभी पुरुषों की आंखों में अशुभ चमक थी। ये वही महिला थी जिसे सर मिच चाहते थे। हालांकि अर्जुन, जो कि एक भयानक राक्षस था, उसके बगल में था। कौन बेपरवाही से काम करने की हिम्मत कर सकता था? यद्यपि वे ठग थे, फिर भी वे अपने जीवन को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि यदि उन्होंने उस महिला को छू लिया तो वे भी अपने भाइयों की तरह जमीन पर गिर जाएंगे। अनिका ने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे,
जब वह अर्जुन के पास गई तो उसकी एड़ी जमीन पर पियानो बजाने की आवाज की तरह टकराए। वह घबराई हुई लग रही थी। आखिर वह एक महिला थी। हवा में खून की गंध थी और फर्श पर टूटे हुए हाथ बिखरे हुए थे। हर कटा हुआ अंग खून से लथपथ था। उसे उल्टी आनी थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। 30 से 40 लोग दिन दहाड़े किसी को काटने की कोशिश कर रहे थे। ये दृश्य युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था और जमीन खून से रंगी हुई थी। यदि अर्जुन यहाँ नहीं होते तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि क्या होता। अर्जुन ने अनिका की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। ठीक इसी तरह सबकी चौकस निगाहों के नीचे अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और अनिका की पतली कमर को पकड़ लिया। अनिका कांप उठी। उसने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। क्या अर्जुन अब भी उसका रीढ़विहीन पति था? उसे ये हुनर कब से आए? वह फिल्मों में दिखने वाले हत्यारे जैसा दिखता था। अर्जुन ने हंसते हुए अनिका का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम तैयार हो? अनिका ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक लंबी सांस छोड़ी। मैं तैयार हूं। फिर अर्जुन अनिका के साथ बाहर चला गया, जबकि सब लोग देख रहे थे। जब अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा तो विनन के दिल में एक अजीब सी भावना जाग उठी। उसके दिल की चिंताएं एक पल में गायब हो गईं। उनके सामने खड़े सभी डरे हुए गुंडे पीछे हट गए और उनके लिए रास्ता बना दिया। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस आदमी को छू सके। वे डर गए थे। अर्जुन के शरीर से मौत के देवता की हवा निकल रही थी। उसके प्रभावशाली तरीके से उनकी हड्डियां कांप उठीं। मिच ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। इतनी कसकर कसने से वे बैंगनी हो रही थीं। उसने अपनी कृपाण पकड़ी और अर्जुन की ओर इशारा किया जो उसके पास आ रहा था। वह चिल्लाया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। जो कोई भी उसे मारेगा, मैं उसे वाइसरॉय मास्टर बनने दूंगा। उसके ऐसा कहने के बाद अंततः कोई व्यक्ति वहां से हटा। लेकिन पलक झपकते ही वह व्यक्ति धारा की तरह पीछे की ओर उड़ गया। एक जोरदार धमाके के साथ वह नीचे गिरा और पीछे की ओर लुढ़क गया। फिर वह बेहोश हो गया। अपने भाइयों को पीछे हटते देख मिच का हृदय क्रोध की ज्वाला से भर गया। उसने अपना चाकू उठाया और आगे खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाकुओं के आपस में टकराने की आवाज गूंजी, फिर एक टूटा हुआ ब्लेड हवा में उड़कर जमीन पर गिरा। इससे बहुत तेज और तीखी आवाज निकली। अर्जुन ने चाकू अपने हाथ में लिया और उसे मिच की गर्दन पर रख दिया। खून से लथपथ चाकू ने उसकी गर्दन पर एक पतली लाल रेखा बना दी। चाकू की नोक से खून टपकने लगा। मिच बेकाबू होकर कांप रहा था। उसका बायां हाथ अभी भी चाकू को काटने की मुद्रा में पकड़े हुए था, लेकिन चाकू की धार पहले ही टूट चुकी थी। मिच का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और पसीने की बूंदें झरने की तरह उसके चेहरे पर लुढ़क रही थीं। इस समय उसे लगा कि मौत उसके करीब आ रही है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने लड़ने की इच्छा खो दी थी। वह आदमी खून से लथपथ था और उसने उस खूबसूरत महिला का हाथ पकड़ रखा था। उसने मिच की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था, फिर भी उसका चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल अपनी जान ले लेगा। मिच ने अर्जुन की आंखों में कुछ देर तक देखा और उसे लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो रहा है। उसकी आंखें तीखे चाकू की तरह थीं। इसने उसकी अंतिम रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया, और इस पल उसे लगा कि वह नरक में सबसे कठिन यात्रा कर रहा है। मिच का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे मौत का खतरा इतने करीब से महसूस हो रहा था कि उसकी पैंट भी गीली हो गई थी। लेकिन उस पर कौन हंसेगा? इतनी शक्तिशाली ताकत का सामना करने पर यह सामान्य प्रतिक्रिया थी। अर्जुन ने अपनी नाक सिकोड़ ली और नाक सिकोड़ते हुए कहा, सर मिच, मुझे नहीं लगता कि आप डर का सामना कर सकते हैं। क्यों? क्या आप अब भी मेरी जान लेना चाहते हैं? मिच का पूरा शरीर ढीला था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। अब उसमें पहले जैसा रौब नहीं था। वह हकलाते हुए बोला, नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। वह घुटने टेककर इस मृत्यु के देवता से दया की भीख मांगना चाहता था। मिच को अब बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मौत के इस देवता को क्यों सताया? वह वास्तव में अपनी कब्र खुद खोद रहा था। वह सिर्फ $2 मिलियन के लिए इतना खतरनाक काम कर रहा था। जब उसने सोचा कि कैसे उसने अभी अर्जुन को धमकी दी थी, तो वह सचमुच मौत की मांग कर रहा था। नूह पूरे समय उनके पीछे खड़ा था। वह सदमे की स्थिति में था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतना शक्तिशाली होगा। अर्जुन और अनिका को घूरते हुए उसके सीने में गुस्सा भर गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसी समय उसने अपनी कार में बैठे मुए थाई चैंपियन थेप को देखा। उसका तेज धड़कता दिल शांत होने लगा। नूह को विश्वास नहीं था कि फिलिप्पुस उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ कुछ कर सकता है। मुए थाई चैंपियन थेप ने अर्जुन की तरफ सिर्फ एक नजर डाली। उसकी नजर में कोई भी उसके सम्मान के लायक नहीं था।
मिच बहुत घबरा गया था, खासकर तब जब कोई उसकी गर्दन पर चाकू रखे हुए था। उसके 30 भाई एक आदमी को नहीं हरा सकते थे। यह अपने बिरादरी के इतिहास में किसी को नष्ट करने की सबसे बड़ी विफलता थी। अर्जुन नूह को ठंडे मन से देख रहा था। वह मिच से कुछ दूरी पर खड़ा था। वह दहाड़ता हुआ बोला, अपने लोगों से कहो कि चले जाएं। मिच कांपते हुए अपने हाथ हिला रहा था। वह चिल्लाते हुए पीछे हट गया, अब चले जाओ। जब नूह ने अर्जुन को मिच की गर्दन पर चाकू रखे हुए देखा, तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया। जब उसकी नजरें अर्जुन से मिली तो उसका दिल कांप उठा, और वह बिना किसी आत्मविश्वास के धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अब तक अर्जुन ने मिच की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। वह अनिका को नूह के सामने ले आया, और उसके अधीनस्थों का एक समूह उन्हें घेर रहा था। नूह, ये सब तुमने ही व्यवस्थित किया है ना? अर्जुन ने नूह की ओर देखा, उसकी मुस्कान बर्फ की तरह ठंडी थी। एंडरसन की महत्वाकांक्षा जंगली भेड़ियों की थी। उन्हें खत्म करना जरूरी था। अर्जुन, तुम मेरी निंदा नहीं कर सकते। मैं तो बस गुजर रहा हूं। नूह बेशर्मी से हंसा। उसकी आंखें पूरे समय अनिका पर ही टिकी रहीं। उसने आज रात यह सब इस महिला और बीकन फार्मास्यूटिकल को पाने के लिए किया। इसलिए उन्होंने थाई चैंपियन थेप को काम पर रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षण में कोई भी बाधा नहीं आने दी। यदि अर्जुन भी परिवर्तनशील होता, तो भी वह इस परिवर्तनशीलता से छुटकारा पा लेता। हे, पास से गुजर रहे हो। कितने बेशर्म, अर्जुन ने बेपरवाही से कहा। दोबारा कहना। नूह क्रोधित हो गया। जब अनिका ने नूह को देखा, तो वह समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने गुस्से से भरी आंखों से उसे ठंडेपन से देखा। नूह, क्या तुमने ऐसा किया? अनिका ने गुस्से से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब तुम्हारे और बीकन के लिए है। नूह ने सौहार्द का दिखावा करने से मना कर दिया। वह अपने महंगे सूट के नीचे अपना बदसूरत पक्ष उजागर कर रहा था। बीकन मुंबई में एक छोटी सी कंपनी है। एंडरसन की इच्छा के विरुद्ध जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 60%। अब मुझे बीकन का सारा मुनाफा चाहिए, और बेशक तुम भी। अनिका को पाने के लिए, अर्जुन से छुटकारा पाने के लिए, नूह ने बहुत सारा पैसा खर्च किया। वह अर्जुन को बिना किसी नुकसान के जाने नहीं देना चाहता था। ये कहने के बाद उसने कार के अंदर थेप की ओर देखा। वह उसके आत्मविश्वास का स्रोत था। थाई मुए थाई चैंपियन के साथ जो बिना किसी हिचकिचाहट के मार सकता था, नूह बेहद सहज था। वह अर्जुन को जमीन पर घुटने टेकते और उससे दया की भीख मांगते देखने के लिए तैयार था। इसके अलावा, नूह इतने लंबे समय से अनिका के लिए तरस रहा था। वह उसे अर्जुन जैसे रीढ़विहीन व्यक्ति को पकड़ने और दुलारने की अनुमति कैसे दे सकता था? इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। अर्जुन ने नाक सिकुड़ी और मिच को दूर धकेल दिया। उसने अपना चाकू उठाया और उसे नूह की गर्दन की ओर बढ़ाया। नूह डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, हे भगवान, मुझे बचाओ। हालांकि अर्जुन बहुत तेज था। नूह को यह समझने का समय नहीं मिला कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि उसे अपनी छाती पर ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, उसका सूट और शर्ट कटकर खुल गया था। उसका बर्फ जैसा सफेद पेट नजर आ रहा था। नूह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और शर्म और हताशा में अपना पेट ढक लिया। फिर उसने कार के अंदर थेप को घूरा और दहाड़ते हुए कहा, उसे मार डालो। कार का दरवाजा खुला और मैं थाई चैंपियन थेप बाहर आया। वह बहुत बड़ा था और अर्जुन से एक सिर लंबा था। वह मांसल था। इसके अलावा, उसके चेहरे पर निशान उसके बारे में सबसे भयानक बात थी। जब कोई गुरु प्रकट होता था, तो उसके चारों ओर उसकी अपनी बर्फीली आभा होती थी। थेप धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हर कदम पर लोगों के दिलों पर कदम रख रहा हो। माहौल इतना घुटन भरा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मौत का एक भारी सा माहौल उसे घेरे हुए था और हर कोई इसे साफ तौर पर महसूस कर सकता था। यह आदमी जाहिर तौर पर जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरा था। वह मिच और उसके 30 आदमियों के साथ पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। मिच चुनौती देते हुए जमीन से उठा। वह अब अपने आदमियों के पीछे छिप गया था। वह बता सकता था कि थेप एक मास्टर था। वह एक ऐसा मास्टर था जो किसी और जैसा नहीं था। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम यहीं तक जा सकते हो। अर्जुन पूरे समय अनिका का हाथ पकड़े हुए था। हालांकि वह पहले बहुत असहज महसूस कर रही थी, लेकिन अब वह शांत होने लगी थी। अगर अर्जुन यहाँ होता, तो सब कुछ संभव था। नूह ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा। वह जमीन से उठा और अर्जुन की ओर इशारा किया। वह चिल्लाया, उसे मार डालो। उसे मार डालो। थेप अर्जुन से 2 मीटर दूर खड़ा था। उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, या तो तुम अपने हाथ तोड़ लो या मैं तुम्हारे लिए उन्हें तोड़ दूंगा। कितना अहंकारी,
शायद यही एक मुए थाई चैंपियन का आत्मविश्वास था। वह मुए थाई में माहिर था और 3 देशों में वांछित अपराधी था। वह एक किंवदंती था जो 100 मैच लड़ सकता था और कभी हार नहीं सकता था। उसके लिए तो सभी लोग कीड़े मकोड़े ही थे। जब नूह ने ये सुना तो उसने अनजाने में ही अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे वाकई सही व्यक्ति मिल गया था। वह बहुत चाहता था कि थेप अब अर्जुन की भुजाएं काट दे। अर्जुन ने अनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखें तीखी हो गईं। वह समझ गया कि यह बड़ा आदमी ताकतवर है। वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नूह उसके जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखेगा। अनिका, मैं उसे रोक दूंगा। तुम भागो। अर्जुन ने सड़क के दोनों छोर पर देखा। क्या वे अभी तक यहाँ नहीं आए थे? जब अनिका ने यह सुना तो उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई है। उसने अर्जुन की बांह को कसकर पकड़ लिया और पूछा, अर्जुन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि अर्जुन ने उसे गर्मजोशी से देखा और मुस्कुराया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। फिर उसने अनिका को एक तरफ धकेल दिया और थेप की ओर भागा। थेप ने अपनी भौं उठाई और मुस्कुराया। उसने अपना शरीर नीचे किया और अपनी सारी ऊर्जा अपने पैर पर केंद्रित कर दी। फिर वह एक स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ा। सब लोग हैरान थे। वह बहुत तेज चल रहा था। साथ ही वे नाक भान सिकोड़ते हुए बोले, अर्जुन इस मालिक से लड़ते हुए अवश्य ही मर जाएगा। थेप ने बिना सोचे समझे अपना पैर उठाया और अर्जुन के पेट पर लात मारी। फिर अर्जुन टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। धप! अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और पीछे की ओर लुढ़क गया। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो चकनाचूर हो गया हो। नूह और मिच जब ये सब देख रहे थे तो वे बहुत खुश हुए। वह धूर्त बच्चा आखिरकार कमजोर था। थेप एक ऐसा जानवर था। उसने एक ही लात से अर्जुन को उड़ा दिया। अनिका अर्जुन को लात मारने के बाद उसे देख रही थी। उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर उसके पास गई और चिल्लाई, प्रिय, क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने अनिका को देखा जो उसकी ओर दौड़ रही थी और भावुक हो गया। इसके अलावा उसे चिंता भी महसूस हुई। वह दहाड़ता हुआ बोला, भागो, भागो। लेकिन अगले ही पल थेप ने जमीन से कृपाण उठाई और अर्जुन के पास गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। ये कहने के बाद उसने चाकू उठाया। फिर उसने चाकू को अनिका की चौड़ी आंखों के सामने अर्जुन की गर्दन पर घुमाया। अर्जुन! अनिका चिल्लाई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने देखा कि चाकू उसके करीब आ रहा था। उसके गालों पर आंसू अनियंत्रित रूप से लुढ़कने लगे। अनिका को अपने हृदय में तीव्र पीड़ा महसूस हुई। आखिरी सेकंड में अर्जुन जमीन पर निढाल होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने अनिका को देखा जो जमीन पर रो रही थी। उसने मुंह से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये जीवन मरण का मामला है। टकराना! तेज आवाज के बाद सभी ने हवा में कुछ उड़ता हुआ देखा। फिर ये काली कमर्शियल कार से टकराया। तुरंत कार में एक डेंट आ गया और अलार्म जोर से बजने लगा। वह शरीर जोर से धड़ाम से जमीन पर लुढ़क गया। उसके बाद उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, मालिक। और फिर वह बेहोश हो गया। जब सभी को होश आया तो उन्होंने देखा कि अर्जुन अभी भी वहीं बैठा हुआ था। थेप, जो अभी उस पर हमला कर रहा था, अब कमर्शियल कार के पास बेहोश पड़ा था। कितना चौंकाने वाला! ये बहुत तेजी से हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और विश्वास नहीं कर सके कि क्या हुआ था। अर्जुन के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह यात्रा से थका हुआ लग रहा था और उसका चेहरा ठंडा था। उसके पूरे शरीर में मौत की हवा बह रही थी। नूह के अत्यधिक सम्मानित मुए थाई चैंपियन थेप ने अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ हाथापाई तक नहीं की। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और कहा, अगर आप एक सेकंड भी देर से आते तो मैं यहीं मर जाता। रिक ने कहा, मैंने जैक के आदमियों के साथ कुछ समय बर्बाद किया। अनिका जमीन से उठी और अर्जुन के पास दौड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन बहुत कमजोर था। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके गालों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी स्कर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा और अर्जुन के घाव पर पट्टी बांधी। वह रोती रही और कहती रही, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? क्यों? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा। यंग स्वामी, बाकी मैं संभाल लूंगा। रिक ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपने हाथ में कुछ खंजर लेकर एक कदम आगे बढ़ाया। नूह सदमे में था। अभी अभी उसके सामने जो कुछ हुआ था उससे वह बहुत भयभीत था। खास तौर पर जब थेप कार पर गिरा तो जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे अपनी छाती पर गिरा था। एक ही लात से कहीं से भी प्रकट हुए उस आदमी ने 3 देशों में वांछित अपराधी को बेहोश कर दिया था।
वह थेप था, एक ऐसा आदमी जो बिना हारे 100 भूमिगत मैच लड़ सकता था। मिच सदमे से बहुत पसीना बहा रहा था। वह तेजी से सांस लेते हुए अपने आदमियों के पीछे भागा। फिर वह अपने होश में आया और चिल्लाया, भागो, यहां से निकल जाओ, भागो। एक झटके के साथ उस आदमी का खंजर तेज गति से बाहर निकला और मिच की शर्ट को पार करते हुए तिरछे संगमरमर के टाइल में जा घुसा। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? इस प्रश्न से मिच के पैर, जो एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे, भय से अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। उस क्षण मिच को तो ऐसा लगा कि मानो उसके जननांग काट दिए गए हों। रिक ने मिच पर ध्यान नहीं दिया जो वहां जम गया था। दूसरी ओर वह नूह की ओर चला गया। रिक को देखकर, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था, नूह वहीं मरना चाहता था। हालांकि उसने अपने डर को दबा लिया और दांत पीसते हुए पूछा, क्या चाहते हो? धप। रिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पेट पर जोरदार लात मारी। अगले ही पल नूह ने एक भयानक चीख निकाली और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। जब मिच ने ये देखा तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। उसके सारे अंग भय से भर गए। कितना डरावना! ये रीढ़विहीन व्यक्ति पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब उसके पास इस तरह का स्वामी भी उसके लिए काम कर रहा था। वह किस प्रकार के व्यक्ति से मिला था? अचानक मिच ने अपने कान के पास तेज कदमों की आवाज सुनी। पूरी जमीन हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 100 लोग होंगे। उसने आवाज की दिशा में देखा और सड़क के दूसरी तरफ काले सूट पहने लोगों का एक समूह देखा। वे डंडे पकड़े हुए उन पर हमला कर रहे थे। तभी अचानक 2 काली मेबैक गाड़ियां आकर रुकीं। कार का दरवाजा खुला तो सफेद सूट पहने एक आदमी बाहर निकला। कबीर! मिच दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कबीर से यहां मिलेगा। उसी समय उसके हृदय में जीने की प्रबल इच्छा जागृत होने लगी। कबीर यहां था। वह बच गया। कबीर, मैं यहां हूं। मेरी मदद करो। मिच चिल्लाया। उसे सचमुच लगा कि कबीर और उसके आदमी उसे बचाने आए हैं। आखिरकार यह मुंबई था। ये कबीर का क्षेत्र था। अगर उसे कुछ हो गया तो बिरादरी के त्रिक मास्टर कबीर को पूरी बिरादरी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगले ही पल मिच पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। कबीर जल्दी से कार से उतरा और अर्जुन के सामने दौड़ा। उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, मिस्टर कपूर, देर से आने के लिए मुझे खेद है। अनिका की मदद से अर्जुन धीरे से उठा। उसने कबीर और उसके पीछे खड़े 100 आदमियों की तरफ देखा। उसने पूछा, क्या तुमने जरूरी इंतजाम कर लिए हैं? मिस्टर कपूर, साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में बिरादरी और एंडरसन सभी पर हमारी कड़ी नजर है। हमने उन्हें चिंतित नहीं किया और हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। कबीर ने एक एक शब्द कहा। उसकी नजर में बहुत सम्मान था। साथ ही उसके शरीर से ठंडक की हवा निकल रही थी। बिरादरी के ये शापित लोग, मिस्टर कपूर के साथ ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? अनिका का सिर सवालों और सदमे से भरा हुआ था। वह सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रही थी। यह मुंबई का भूमिगत राजा था, कबीर रनावत। वह अपने पति के प्रति बहुत सम्मानपूर्ण था। अनिका उलझन में थी। साथ ही उसे सदमा भी लग रहा था। उसने पलटकर पूछा, अर्जुन, क्या हो रहा है? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और अनिका का हाथ थाम लिया। उसने उसकी नाक को छुआ और हंसते हुए कहा, क्या तुम हमेशा से नहीं जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं? अब मैं तुम्हें बता दूं, मैं कैपिटल सिटी से यंग मास्टर कपूर हूं। कैपिटल सिटी के यंग मास्टर कपूर। अनिका को 10 सेकंड बाद ही होश आया। अर्जुन की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर झिझक दिख रही थी। उनके पति कपूर ग्रुप के यंग मालिक थे। ये कैसे संभव था? हालांकि अनिका ने देखा कि उसके सामने क्या हो रहा था। वहां वह आदमी था जो अचानक उसके पति की रक्षा करने के लिए अचानक प्रकट हुआ था। और कबीर का उसके पति के प्रति सम्मानपूर्ण रवैया भी था। इसके अलावा अतीत में जो कुछ भी हुआ, अनिका को अभी बहुत उलझन महसूस हो रही थी। वह बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाए। अर्जुन ने प्यार से उसके सिर पर थपथपाया और धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, अनिका, तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हारा पति एक रीढ़विहीन आवारा नहीं है। मैं आगे सब कुछ संभाल लूंगा। बस मेरे घर आने का इंतजार करो। जब मैं घर आऊंगा तो मैं तुम्हें वह सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहती हो। अनिका की आंखें आंसुओं से चमक उठीं। उसने नाक सिकोड़ी और अपने सारे सवाल दबा दिए। उसने गुस्से से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। उसके इतना कहते ही डॉक्टरों की एक टीम भीड़ से बाहर आई और उन्होंने अर्जुन के घावों का तुरंत इलाज किया। जब अनिका ने ये देखा तो उसकी चिंताएं गायब हो गईं। अर्जुन ने कबीर द्वारा दिया गया काला विंड ब्रेकर पहन लिया और अपने अधीनस्थों से कहा कि वे अनिका को होटल में वापस ले आएं।
अनिका ने जाने से मना कर दिया। उसने अर्जुन की बांह को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। अर्जुन, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। वह अनिका को यह नहीं बता सकता था कि आगे क्या होने वाला है। कारण ये था कि उसे भी नहीं पता था कि क्या होगा। हालांकि उसने अपनी पहचान उजागर कर दी थी। उसने उसे केवल इतना बताया कि वह यंग मास्टर कपूर है। अर्जुन को लगा कि अभी उसे अपनी रणनीति, अपनी असली ताकत और अपनी असली पहचान बताने का समय नहीं आया है। अर्जुन अपनी असली छिपी हुई पहचान के बारे में केवल तभी बता सका जब वे आर्केडिया द्वीप वापस गए। वह आर्केडिया द्वीप में कपूर परिवार का उत्तराधिकारी था। दुनिया के नंबर 1 परिवार का अपराजय उत्तराधिकारी। चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। वापस जाओ और आराम करो। मेरे वापस आने का इंतजार करो। अर्जुन ने अनिका के गाल को सहलाया। फिर वह मुड़ा और नूह की ओर बढ़ा। अनिका को वापस होटल लाया गया। वह केवल दूर से अर्जुन की पीठ देख सकती थी। उसका रीढ़विहीन पति अब उतना रीढ़विहीन नहीं रहा। इस समय अनिका का दिमाग खाली था। वह अर्जुन के बारे में चिंतित थी। भले ही उसका पति कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप का यंग मालिक था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में एंडरसन का युवा मालिक था। उसके साथ बिरादरी भी थी। इन दो महाशक्तियों को एक साथ मिला दिया जाए तो कपूर ग्रुप उनकी तुलना में कुछ भी नहीं होगा। अकेले साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एंडरसन की कुल संपत्ति 70 से 80 बिलियन थी। कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप से इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं था। हालांकि अनिका अर्जुन पर विश्वास करना चाहती थी क्योंकि वह उसका पति था। इस प्रकार वह दुविधाग्रस्त और चिंतित थी। एक ही समय पर नूह दर्द से कराह रहा था। उसकी छाती की पसलियां और पेट की हड्डियां टूट गई थीं। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। जब उसने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वह रोया और गिड़गिड़ाया, सर, मिस्टर कपूर, मैं गलत था। मैं अंधा था। कृपया मुझे जाने दें, मिस्टर कपूर। नूह का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी मानव मल खाया हो। यह आदमी उसके साथ क्या करना चाहता था? मिस्टर कपूर, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक घटिया इंसान हूँ। मैं एक बुरा इंसान हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए, मिस्टर कपूर। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपको $5 मिलियन दूंगा। नूह बहुत डर गया था। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह अर्जुन के पैर को गले लगा रहा था और आंसू बहाते हुए विनती कर रहा था। बेशक वह डरा हुआ था। यहां तक कि थेप भी उसे पराजित करने में असमर्थ था। अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और उसे लात मारकर दूर कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, नूह एंडरसन, क्या तुम अभी अभी ऐसा नहीं कर रहे थे? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? नूह पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी आंखों में सहनशीलता की चमक थी। वह तुरंत उठकर घुटनों के बल बैठ गया। वह अर्जुन से विनती करता रहा, मिस्टर कपूर, ये सब मेरी गलती है। मैं अंधा था। मैं मरने लायक हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। जब उसने ऐसा कहा तो नोआ ने सबके सामने खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जीवित रहने की उसकी इच्छाशक्ति चरम पर थी। न केवल नूह, बल्कि मिच भी अर्जुन से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अर्जुन खून से लथपथ बहुत ही भयानक लग रहा था। उसके आसपास की हवा घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को डराने के लिए काफी थी। उनकी नज़र में अर्जुन ही सच्चा नेता था। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वे चुनौती नहीं दे सकते थे। नूह बार बार खुद को थप्पड़ मार रहा था। हालांकि वह अपनी गलती स्वीकार करने में ईमानदार दिख रहा था, लेकिन अर्जुन की नज़र में ये सब दिखावा था। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन ने अचानक उसे फिर से लात मारी। टक्कर के बाद नूह पीछे की ओर लुढ़क गया। फिर अर्जुन ने अपना पैर उसकी छाती पर पटक दिया। अर्जुन ने उसके ऊपर चढ़कर ठंडे स्वर में कहा, नूह, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी घटिया चालों को नहीं समझ सकता। तुम भविष्य में भी मेरे पीछे आना चाहते हो, है न? क्या तुम्हारे पास उस तरह की शक्ति है? क्या एंडरसन के पास उस तरह की शक्ति है? नूह की पोल खुलने के बाद उसका चेहरा उदास हो गया। उसने अपने सीने पर रखे पैर को पकड़ लिया और एक दुखद मुस्कान बिखेरी। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मिस्टर कपूर। नहीं, अर्जुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। फिर उसने अपने पैर की ताकत बढ़ा ली। तुरंत ही होटल के प्रवेश द्वार पर खौफनाक चीख गूंज उठी। नूह को लगा कि उसकी कुछ और पसलियां टूट गई हैं। छाती पर दबाव के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था। वह चिल्लाया, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें मार नहीं सकते। क्यों नहीं? अर्जुन ने जमीन पर पड़े 10 से ज्यादा लोगों की ओर इशारा किया। यहां हर कोई मुझे मारना चाहता था, लेकिन आखिर में उनका क्या हुआ?
क्या तुम सोचते हो कि मैं इतना मूर्ख हूं कि एक ऐसे दुश्मन की जान बख्श दूंगा जो कभी भी मेरी जान ले सकता है? नूह, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में एंडरसन परिवार का वारिस हूँ। मेरे पिता साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट के ग्रेग एंडरसन हैं। व्यापार मंडल और भूमिगत बलों का आधा हिस्सा एंडरसन से संबंधित है। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम्हें एंडरसन से अंतहीन प्रतिशोध मिलेगा। इस समय नूह को सचमुच मौत का खतरा महसूस हुआ। अर्जुन पर दबाव डालने के लिए उसे अपने पिता का नाम लेना पड़ा। हालांकि वह गलत था। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। ओह, मुझे खेद है, मैं किसी ग्रेग एंडरसन को नहीं जानता। साथ ही मुझे नहीं पता कि साउथ रिवर डिस्ट्रिक्ट में एंडरसन कितने शक्तिशाली हैं। मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या नियम हैं। अगर एंडरसन मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो मैं उन्हें ऐसा करने दूंगा। इतना कहने के बाद अर्जुन नीचे झुका और सड़क से एक खूनी कृपाण उठा लाया। क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नो एंडरसन हूँ, मेरे पिता ग्रेग एंडरसन हैं। मेरे पिता साउथ रिवर एस के उच्च प्रबंधन को जानते हैं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग भी तुम्हारे कार्यों की भयानक कीमत चुकाएंगे। नूह घबरा गया था। वह डर गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह चिल्लाता रहा। वह अपनी धमकियों से अर्जुन को डराना चाहता था। तथापि अर्जुन ने सबके सामने अपनी तलवार के 2 वार से नूह के हाथ की नसें तोड़ दी। आह! उसने धरती हिला देने वाली चीख निकाली। यदि नूह ठीक भी हो जाता तो भी वह इस जीवन में कोई बल प्रयोग नहीं कर पाता। ये नूह की धमकियों का सबसे अच्छा जवाब था। ये नूह के लिए भी एक चेतावनी थी। कितना बर्बर! सभी ने गहरी सांस ली। उन्हें डर था कि यह शक्तिशाली व्यक्ति अपना ध्यान उनकी ओर लगा देगा। मिच भी डरा हुआ था। वह एक कोने में छिप गया और अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखता रहा। उसने कबीर की ओर देखा जो अर्जुन के पीछे खड़ा था और चिल्लाया, कबीर! मैं बिरादरी का ट्रिक मास्टर हूँ, मिच पॉटर। मुझे तुम्हारे इलाके में किसी ने चोट पहुंचाई है। बिरादरी को स्पष्टीकरण देने के लिए अपने आदमियों से उसे अपंग बनाने के लिए कहो। वह उस पर दबाव बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा था। मिच ने सोचा कि बिरादरी का जिक्र करने के बाद वह थोड़ी राहत ले सकते हैं। कबीर का चेहरा ठंडा था। वह मिच के सामने चला गया और उसे ठंडेपन से देखा। उसने कहा, यह मुंबई और मेरा क्षेत्र है। आपकी बिरादरी बहुत ज्यादा नाक भान सिकोड़ने वाली है। आपको वाकई मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। मिच ने उपहास किया और चिल्लाया, मैं तुम्हें बाद में स्पष्टीकरण दूंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरे लिए मार दो। उसका हाथ अर्जुन की ओर इशारा कर रहा था। उसका चेहरा घृणित लग रहा था। इससे पहले उसने कभी खुद को इस तरह शर्मिंदा नहीं किया था। बिरादरी को पहले कभी इस तरह से पराजित नहीं किया गया था। हालांकि कबीर ने मिच को ऐसे देखा जैसे वह मरा हुआ आदमी हो। उसने कहा, इससे पहले मैं कबीर रनावत बिरादरी के काम में कोई आपत्ति नहीं करता था। हालांकि आपको अपने किए की कीमत चुकानी होगी, मिच पॉटर। मुंबई ऐसी जगह नहीं है जहां बिरादरी अपनी मर्जी से आ जा सके। उसके इतना कहने के बाद कबीर ने अपना सिर घुमाया और सम्मानपूर्वक पूछा, मिस्टर कपूर, आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? मिच तुरंत सदमे की स्थिति में आ गया। कबीर के रवैये ने अभी अभी सब कुछ स्पष्ट कर दिया। लेकिन वह इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने बिरादरी का इस्तेमाल करके उस पर दबाव बनाया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कबीर उसके सामने खड़े इस आदमी के प्रति अपना असली रूप दिखाएगा। वह बिरादरी से नहीं डरता था। कबीर, ध्यान से सोचो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो बिरादरी कल मुंबई पर हमला करेगी। मिच ने भारी आवाज में चिल्लाया। वह बहुत भावुक था। यह उसके बचने का एकमात्र मौका था। धप! अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लात मारी। तुरंत ही उसके चेहरे से खून बहने लगा। बिरादरी, तो मैं तुम्हें आज रात बिरादरी का पतन देखने के लिए ले चलूंगा। इतना कहने के बाद अर्जुन ने तलवार को जमीन पर पटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो अपनी एक भुजा काट दो।